साल 2020 फरवरी महीने की बात है। दुनिया कोरोना के खौफ में जीने को मजबूर थी। इसी दौरान अनिल अंबानी लंदन के एक कोर्ट में ऑनलाइन हाजिर हुए। उन पर आरोप था कि उन्होंने चीन के बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुकाया। सुनवाई के दौरान जज ने जब अनिल अंबानी से पूछा, आप इन कंपनियों का कर्जा क्यों नहीं चुका रहे हैं, तो इस पर अनिल अंबानी ने दावा किया कि उनकी कुल संपत्ति जीरो है और वो दिवालिया हो चुके हैं। कोर्ट ने फिर सवाल दागा कि उनके पास कोई कमाई नहीं है तो उनका खर्च कौन चलाता है। अनिल अंबानी का जवाब था उनकी पत्नी टीना अंबानी और उनका परिवार। अनिल अंबानी ने आगे कहा कि उनके पास वकील की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं और वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर वकीलों की फीस भर रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। अनिल अंबानी के बारे में कहा जाता है कि गलत फैसलों और भारी कर्ज ने उन्हें दिवालियापन तक पहुंचा दिया। अनिल अंबानी की अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी भारत के कारोबारी इतिहास के सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को विदेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। तो क्या ये प्रोजेक्ट अनिल अंबानी का कमबैक कराएगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sonata and Sharda University. अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को भूटान में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक रिलायंस पावर ने भूटान की सरकारी कंपनी ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत रिलायंस पावर भूटान में 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाएगी। ये रिलायंस पावर और भूटान की ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स DHI के बीच 50-50 की साझेदारी में बनाया जाएगा। मतलब दोनों कंपनियां आधा आधा पैसा लगाएंगी और मिलकर इसे बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2000 करोड़ रुपए है। ये सोलर प्लांट 2 चरणों में बनकर तैयार होगा। इस समझौते के तहत रिलायंस पावर भूटान सरकार को लंबे समय तक बिजली बेचेगी। इसके अलावा रिलायंस पावर भूटान में एक 770 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाएगी। यह प्रोजेक्ट भूटान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अभी तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश है। साथ ही किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा भूटान में किया गया सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI भी है। यह प्रोजेक्ट भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। अब इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या अनिल अंबानी एक बार फिर से कमबैक करेंगे। अब इसे समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर कर्ज का बोझ कम होता जा रहा है। कंपनियों की कमाई बढ़ने लगी है। इसके अलावा उनकी कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों खास करके रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले कुछ सालों में कर्ज कम करने और कारोबारी प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने साल 2024 में LIC, एडलवाइस, ICICI बैंक, यूनियन बैंक और अन्य बकायेदारों का कर्ज चुकाया है। कंपनी ने CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ करीबन 6,500 करोड़ का विवाद भी सुलझा दिया है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. वहीं रिलायंस पावर ने पिछले साल ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और DBS बैंक के बकाये का निपटारा किया। कुछ दिनों पहले रिलायंस पावर की सब्सिडियरी रोजा पावर ने सिंगापुर की वर्डे पार्टनर्स का 485 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। इसके बाद कंपनी ने दावा किया है कि वो अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनियों, खास तौर से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना कर्ज बहुत तेजी से घटाया है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने कर्ज को 3,831 करोड़ रुपए से घटाकर 475 करोड़ रुपए पर ला दिया है, जो सीधे 87% की कमी है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में 19 मार्च को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस कैपिटल को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने खरीद लिया है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी की तरह अपने कर्जों को मैनेज कर लेते हैं और बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो देर सवेर उनकी कंपनियां फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। कर्ज घटाने के अलावा उनकी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट भी मिलने लगे हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, रिलायंस पावर को भूटान में बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी 1250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 2 प्लांट लगाएगी।
इसमें एक 500 मेगावाट का सोलर प्लांट होगा, जबकि दूसरे हाइड्रो पावर प्लांट यानी पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है। इसकी क्षमता 750 मेगावाट की होगी। इससे पहले भी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था। 12 मई को न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एनयू एनर्जीज ने भारत सरकार की कंपनी SJVN लिमिटेड से 175 मेगावाट / 700 मेगावाट घंटे की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS के साथ 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया है। बाजार के विद्वान अनिल अंबानी के कमबैक की संभावनाओं को श्रेय उनके बेटों जय अनमोल अंबानी और उनके छोटे भाई जय अंशुल अंबानी को भी देते हैं। जानकारों का कहना है कि उनके दोनों बेटों ने गले तक कर्ज में डूबे रिलायंस ग्रुप को बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत की है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में अनिल अंबानी और उनके ग्रुप में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। पहले के मुकाबले निवेशक अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को लेकर रुझान दिखा रहे हैं। वहीं 19 मई को जब भारत का शेयर मार्केट ओपन हुआ तो अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर रिलायंस पावर ने सुर्खी बटोरी। सोमवार को रिलायंस पावर का शेयर बाजार खुलने के साथ ही हरे निशान में ट्रेड कर रहा था और एक शेयर की कीमत करीबन 4% की तेजी के साथ 47 रुपए के आसपास पहुंच गई। कंपनी के शेयरों में इस तेजी का बड़ा कारण भूटान में मिले नए प्रोजेक्ट को बताया गया है, लेकिन ये सिर्फ आज भर की बात नहीं है कि रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी दिखी हो। इसके शेयर पिछले कुछ दिनों में लगातार ऊपर जाते हैं, यानी तेजी बनी हुई दिख रही है। मई की शुरुआत से अब तक रिलायंस पावर के शेयर 16% ऊपर जा चुके हैं, जबकि पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 77% तक बढ़ा है। इस तरह से देखें तो कंपनी के शेयरों की खरीदारी बढ़ी है और शेयरों के दाम बढ़े हैं। रिलायंस पावर ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही यानी 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच काफी मजबूत वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं। रिलायंस पावर ने वित्त वर्ष 2025 की जनवरी से मार्च वाली तिमाही में 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी ने 398 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उनकी कुछ कंपनियां जैसे कि रिलायंस कैपिटल अभी भी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है और कुल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुकाना अभी भी बाकी है। 4 अप्रैल को मिंट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर कुल बकाया कर्ज 40,413 करोड़ रुपए का है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कहा, रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं हुई हैं। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि अनिल अंबानी का कमबैक संभव है या नहीं। ये उनकी कंपनियों के भविष्य के प्रदर्शन और उसमें आने वाले नए निवेश पर निर्भर करेगा। अब रुख करते हैं एक दूसरी खबर का। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। सुबोध पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। यह मामला कोलकाता की एक कंपनी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को जारी किए गए 6200 करोड़ रुपए के लोन में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। गोयल को बीते 16 मई को नई दिल्ली स्थित उनके घर से कस्टडी में लिया गया है, जिसके बाद 16 मई को उन्हें कोलकाता के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 21 मई तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। अब ये जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, ये फ्रॉड जिसकी बात हो रही है वो क्या है। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि गोयल जब यूको बैंक के सीएमडी थे उस वक्त बैंक से CSPL यानी कि कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को बड़ी रकम के लोन सैंक्शन किए गए थे। उधारकर्ता यानी कि उधार लेने वाली कंपनी CSPL ने हेरा फेरी करके लोन से मिले पैसों का गबन किया। ये लोन अप्रूव करने के बदले गोयल को अवैध रूप से कैश, महंगी प्रॉपर्टीज, लग्जरी आइटम्स, होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं दी गई। ये सारी अवैध सुविधाएं शेल कंपनियों, फर्जी लोगों और परिजनों के नाम पर ली गई ताकि इनकी असली पहचान छुपाई जा सके। ईडी ने बताया कि शेल या फर्जी कंपनियों के जरिए जो संपत्तियां खरीदी गई थी उनकी पहचान हो गई है। ये भी दावा किया है कि जांच में जिन शेल कंपनियों का नाम आया है उनके मालिक गोयल और उनके परिवार वाले ही हैं। ईडी ने यह भी कहा कि इन कंपनियों के फंड्स के सोर्स खंगालने पर, मतलब ये फंड्स आए कहां से हैं इन कंपनियों के खातों में, उन सभी के तार CSPL से जुड़े पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद CBI ने FIR दर्ज की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उसी कड़ी में 22 अप्रैल 2025 को गोयल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां अवैध लेन देन से जुड़ी कई अहम दस्तावेज और सबूत बरामद हुए हैं। इससे पहले ईडी ने इसी केस में CSPL के प्रमोटर संजय सुरेका की 510 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी।
संजय सुरेगा को 18 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ फरवरी 2025 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आगे की जांच कर रही है। जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।